हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजय रैनी कैरियर इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जो बच्चे नए जुड़े हैं आज हमारे साथ, मैं उनको बता दूं, मैं आपका बॉटनी टीचर अक्षय कुमार कौशिक, और मैं आपसे लास्ट लेक्चर में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 8 क्लास 11 की बात स्टार्ट कर चुका था। वहां पर मैंने आपसे सेल का इंट्रोडक्शन, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सेल, सेल थ्योरी किसने दी, कब दी, क्या स्टेटमेंट है, सब बता चुका हूँ। रोडोल्फ विर्चो, ओमनी सेलुला, ई सेलुला, इन सब के बारे में बात हो चुकी है। साथ ही साथ साइज ऑफ सेल और शेप ऑफ सेल की भी बात हो चुकी है। जो बच्चा आज हमारे साथ नया जुड़ रहा है वो लास्ट वीडियो को जरूर देखें, लास्ट लेक्चर जरूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। आज अपन बात करेंगे टाइप ऑफ सेल। अगर आपने 10th क्लास में थोड़ा सी ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि दो तरीके की सेल होती है, दो टाइप की सेल है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल। एक कौन होती है? प्रोकैरियोटिक, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिसके पास में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, वो कहलाती है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जिसके पास में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, वो कहलाएगी मेरे पास में प्रोकैरियोटिक सेल। और यू का मतलब होता है ट्रू। यू का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रू। तो जिसके पास में ट्रू होगा न्यूक्लियस उसको कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल। तो जिसके पास में मैं ऐसा बोल दूं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसको कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल। तो आपने साइज ऑफ सेल देख लिया, शेप ऑफ सेल देख लिया और टाइप ऑफ सेल भी देख लिया। अब मैं आपको एक सेल में क्या क्या कंपोनेंट अंदर मिल सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट उसके अंदर हो सकते हैं, वो बताने जा रहा हूँ। उसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मेरे पास में एक प्लांट का स्टेम, मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन कट किया। जैसे मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन कट किया तो ट्रांसफर सेक्शन कट करते ही मुझे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को मैंने माइक्रोस्कोप में रखा और माइक्रोस्कोप में देखा तो बहुत सारे टिश्यू, बहुत सारी सेल्स मुझे दिखाई दे। उस सेल की बेस पर मैं अब बताने जा रहा हूँ कि उस सेल की वो आउटर कवरिंग क्या होगी, उसके अंदर कौन सी कवरिंग होगी, क्या क्या और उसके अंदर मटेरियल मिल सकते हैं। तो बात समझ में आ रही होगी, तो ये एग्जांपल समझने की कोशिश करिएगा। ये है मेरे पास में कोई प्लांट का स्टेम, मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन कट किया तो ये मेरे को दिखाई दी क्या? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर में मैंने देखा इसको किसके अंदर रखकर? माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप के अंदर मैंने जब इसको रखा तो मुझे एक प्लांट की सेल दिखाई दी। अब ये प्लांट सेल के अंदर क्या क्या मुझे देखने को मिल सकता है वो देखिएगा। एक तो उसकी सेल वॉल, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना, बताया था ना सेल थ्योरी में। किसने बताया था? हाँ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करो। सेल वॉल। उसके अंदर चलेंगे तो जितना भी मटेरियल सेल वॉल के हटाने के बाद बचा वो होगा प्रोटोप्लास्ट। मैं कह रहा हूँ कि सेल वॉल मेरे पास में कोई ऐसा केमिकल है जिसकी मदद से मैंने इसको तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़ना शुरू करा तो जितना भी मटेरियल अब इसके अंदर बच गया है वो सारा का सारा इसका क्या है? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के बाद में अब है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर मैंने फिर से सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना स्टार्ट करा तो सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के बाद में मेरे पास में जितना भी मटेरियल अंदर बच गया वो सारा का सारा मटेरियल कौन सा होगा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपको जो डेंस प्रोटोप्लाज्मिक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखाई देगी उसको नाम दिया जाता है क्या? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अलावा जितना भी मटेरियल बच गया सेल में अब वो सारा का सारा क्या है? साइटोप्लाज्म। बात समझ में आ रही है बच्चों? स्ट्रक्चर देखी माइक्रोस्कोप में तो जो स्ट्रक्चर आपने देखी वो स्ट्रक्चर थी सेल की। सेल में आपने सेल वॉल तोड़ दी तो जो बचा प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन तोड़ दी तो जो बचा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में एक डेंस प्रोटोप्लाज्म में डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस निकाला साइड में रख दिया, जो बचा वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में से जो भी मटेरियल अंदर का फ्लूड वाला होगा, जितना भी मटेरियल मेरे पास में फ्लूड वाला होगा वो कहलाएगा उसका फ्लूड मैट्रिक्स यानी साइटोसोल। और जितनी भी स्ट्रक्चर मुझे विजिबल दिखाई देगी साइटोप्लाज्म में वो कहलाएगा उसका क्या? ट्रोफोप्लाज्म।
ट्रोफोप्लाज्म में भी दो चीजें, एक तो होती है उसकी लिविंग साइड और एक होती है उसकी नॉन लिविंग साइड। जो लिविंग साइड है वो तो होते हैं उसके ऑर्गेनेल, और जो नॉन लिविंग साइड होती है वो होते हैं उसके ड्यूट्रोप्लाज्म। अब ड्यूट्रोप्लाज्म या नॉन लिविंग साइड की बात करूं तो ऐसा मटेरियल जो सेल के किसी काम में नहीं आता है या वेस्टफुल मटेरियल है वो कहलाता है क्या, इंक्लूजन बॉडी। इसमें सेल का एक्सक्रीटरी मटेरियल भी आ सकता है, इसमें सेल का सेक्रेटरी मटेरियल भी आ सकता है, इसमें फूड की कुछ वेसाइकल भी आ सकती है जो सेल के अभी काम में नहीं आई। कुल मिलाकर नॉन लिविंग जो जो होगा वो सब इंक्लूजन बॉडीज में आप रख सकते हैं। उसके अलावा जो मेम्ब्रेन लेस होंगे, उस मेम्ब्रेन लेस में मेरे पास में दो तरीके के सेल ऑर्गेनेल, एक तो होता है मेरे पास में राइबोसोम और दूसरा होता है मेरे पास में कौन, सेंट्रोसोम। यानी मेम्ब्रेन लेस में भी दो सेल ऑर्गेनेल, एक तो राइबोसोम और दूसरा सेंट्रोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड में भी दो तरीके की मेम्ब्रेन बाउंड में मेरे पास, एक तो है मेरे पास में कौन सा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और एक होता है मेरे पास में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। एक तो कौन है मेरे पास में, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और एक है मेरे पास में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड के एग्जांपल आप बता सकते हैं कोई से? हाँ बताइए बताइए, याद होंगे आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ये मेरे पास में दो होते हैं, एक तो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड और एक होता है मेरे पास में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये रहा डबल मेम्ब्रेन बाउंड, DMB का मतलब है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल, और एक होता है SMB, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड की बात करूँ तो इसमें फिर से दो आ गए बच्चों, एक तो हो गया मेरे पास में माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हो गया मेरे पास में इसमें कौन, प्लास्टिड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर चार आ गए, एक तो हो गया AR, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हो गया GB, गोल्जी बॉडी, एक हो गया मेरे पास में लाइसोसोम, और एक हो गया मेरे पास में क्या, वैक्यूल। तो मेरे पास में चार सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, दो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और दो मेम्ब्रेन लेस। अब कि जितना भी मैंने आपको फ्लो चार्ट ओवरव्यू दिखाया ना बच्चों, ये पूरा का पूरा यही चैप्टर है। बस इसी चैप्टर में अब आपको कहानी पढ़नी है, सेल वॉल से शुरू करेंगे, सेल मेम्ब्रेन में आगे बढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियस ना लेकर, क्योंकि न्यूक्लियस सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे इंटरनल पार्ट का बच्चों तो अपन ने निकाल कर साइड में रखा था, पर है थोड़ी बाहर से। अगर आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो सेल वॉल देखने को मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेल दिखाई देंगे, फिर जो आपको सबसे डेंस स्ट्रक्चर दिखाई देगी वो होगा उसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आप सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, फिर आप आ जाओगे ऑर्गेनेल्स में। ऑर्गेनेल्स में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इंक्लूजन बॉडीज भी पढ़ाई जाएंगी, पर ये आ जाती है आपकी प्रोकैरियोट्स में, वो वहां पर बता दी जाएंगे। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में यार गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, बैक्टीरिया आ जाएंगे, मेम्ब्रेन लेंस पर राइबोसोम आ जाएगा, सेंट्रोसोम, और इन दी एंड आपको पढ़ाया जाएगा फिर क्या, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस फिर आपसे बात की जाएगी न्यूक्लियस की। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर का मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना दिया कि अब आपको क्या क्या पढ़ना है आगे और किस किस सीक्वेंस में पढ़ना है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो बात को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सेल वॉल की। सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल होती है, दैट फॉर्म करती है आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाई थी तो मैंने ऐसा कुछ बनाया था कि बच्चों की पहले अंदर तो मैंने बनाई थी एक गोले जैसी स्ट्रक्चर और बाहर बनाई थी थोड़ी सी हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर। तो क्या ये जो बाहर की तरफ आप देख रहे हैं ये CW यानी सेल वॉल थी, और जो अंदर की तरफ आप देख रहे हैं ये PM यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन थी। तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को कवरिंग देने वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या सेल वॉल होती है? तो सेल वॉल मेरे पास में एक नॉन लिविंग रिजिड प्रोटेक्टिव और परमेबल स्ट्रक्चर है जो कि आउटर कवरिंग बनाती है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साथ ही साथ में सेल वॉल जो है वो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में तो प्रेजेंट होती है और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। अगर मैं बात करूं तो ये एब्सेंट होती है सेल वॉल, एब्सेंट इन एनिमल्स, और साथ ही साथ एक और है, बताइए कौन कौन, एनिमल्स एंड माइकोप्लाज्मा। तो एनिमल्स और माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेल वॉल किस किस में मिलती है आइए वो जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं सेल वॉल की तो सेल वॉल आपको दिखाई देती है बैक्टीरिया के अंदर, सेल वॉल आपको दिखाई देती है फंजाई के अंदर, सेल वॉल आपको दिखाई देती है एल्गी के अंदर, और सेल वॉल आपको दिखाई देती है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल जो होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल, वो बनी भी होती है किसकी, आपने पढ़ा होगा अगर नाम याद आ रहा हो आपको, तो बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है किसकी, पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। और अगर फंजाई की मैं बात करूं तो फंजाई में सेल वॉल बनी होती है किसकी, काइटिन की।
अगर फंजाई को आप अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों एनसीईआरटी में, तो जब अपन आगे बात करेंगे तो एनसीईआरटी ने लिखा है फंजाई में सेल वॉल फॉर्म्ड होती है काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी एक क्लास है जिसका नाम है ओमाइसिटीज, और उस ओमाइसिटीज की सेल वॉल बनी होती है बच्चों किसकी, सेलुलोज की। इस वजह से सेलुलोज की वजह से टर्म दी गई है वहां पर क्या, पॉलीसेकेराइड। एल्गी के अंदर अगर मैं बात करूं तो एल्गी के अंदर सेल वॉल बनी हुई होती है मेनली तो सेलुलोज की। उस सेलुलोज के अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होता है गैलेक्टेंस, उसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है मेनन्स, और उसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या होता है, CaCO3। और अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के अंदर मेरे को सेल वॉल देखने को मिलती है किसकी, सेलुलोज। हाँ, ये तो आप बहुत अच्छे जानते होंगे बच्चों, याद हो गए होंगे आपको ये नाम, हेमिसेलुलोज। और बिल्कुल सही है, पैक्टीन। और बताइए बताइए, पैक्टीन के साथ साथ ही साथ प्रोटीन। तो किस किस की बनी होती है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। यानी मेनली तो हम प्लांट सेल वॉल की स्टडी करते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सेल वॉल फॉर्म किस किस की बनी हुई है, तो ऑप्शन में आपको यानी क्वेश्चन में प्लांट, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया कुछ भी निकाल जाए तो आपको सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की बात करें, क्योंकि हम सबसे पहले प्लांट्स की सेल वॉल की स्टडी करते हैं। उसके अलावा अगर लिख के दे दे फंजाई किसकी बनी है तो आप बोलिएगा बिल्कुल काइटिन की बनी है। एल्गी की पूछ ले तो सेलुलोज, गैलेक्टस, मेनस, कैल्शियम कार्बोनेट। बैक्टीरिया की पूछ ले तो बताइए इसकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। अब मैं आपके सामने सेल वॉल की स्ट्रक्चर लेकर आ रहा हूँ बच्चों। तो सेल वॉल की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेल वॉल की स्ट्रक्चर जो होती है, इसको दिखाने के लिए मैंने फिर से वही काम किया बच्चों। क्या किया है, ये एक प्लांट का स्टेम, इस स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन कट, ट्रांसफर सेक्शन कट किया तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी। उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में रखा तो बहुत सारी सेल लिखी, बहुत सारी सेल में मैंने जूम किया। जूम करके मैंने केवल दो सेल जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको, ये दो सेल मैंने आपको दिखाई। ये जो दो सेल आपको दिख रही है, इन दोनों सेल की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों सेल के बीच में, बीचों बीच में एक हिस्सा है जो इन दोनों सेल को आपस में पकड़े रखता है। एक हिस्सा है ऐसा जो इन दोनों सेल को आपस में पकड़े रखता है। इस हिस्से को जो इनको आपस में पकड़े रखता है बच्चों, इसको नाम दिया जाता है क्या, मिडिल लेमिला। क्या नाम दिया जाता है इसको, मिडिल लेमिला। अगर कई बच्चे अच्छे से पढ़े हैं एनसीईआरटी, जानते हैं, तो ये बात आपको ध्यान होगी कि मिडिल लेमिला जो होता है वो एज अ ग्लू काम करता है, ग्लू या होल्ड करता है ये टू नेबरिंग सेल को। ग्लू है या होल्ड करता है टू नेबरिंग, टू नेबरिंग या फिर पास में जो सेल है, एक दूसरे के पास में जो सेल होती है उनको पकड़ के रखने का कार्य करता है। मैं अगर बोलूं तो ये एक तरीके से थिन सीमेंट है। क्या है, ये एक छोटी सी पतली सी सीमेंट के जैसे काम करता है। आप तो ऐसे मानिए, ये एक सेल, ये दूसरे सेल, यानी ये एक के दूसरी ईट, एक ईट दूसरी ईट से आपस में कैसे जुड़ी होती है, सीमेंट से। तो ये यहाँ पर कैसे काम करता है, एक थिन सीमेंट के जैसे। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो एक थिन सीमेंट के अलावा है जिसको, इसको बनाने का काम कौन करता है, मेनली तो ये बना होता है किसका, कैल्शियम पेक्टेट का। और अगर साथ ही साथ में ऑप्शन मिल जाए बच्चों बोथ का, तो आप आंसर लगा के आएंगे मैग्नीशियम पेक्टेट की। पर अगर दोनों में से एक चुनना हो तो आपका आंसर क्या जाएगा, कैल्शियम पेक्टेट, क्योंकि मिडिल लेमिना मेनली बना होता है किसका, कैल्शियम पेक्टेट का। और उसके अलावा साथ ही साथ किसका बना होता है, मैग्नीशियम पेक्टेट का। अब कहानी को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये तो मैंने आपको बोला दो सेल पे, दो सेल आपस में जुड़ी हुई हैं, जो जो इनके बीच का जो मटेरियल है उसको नाम दिया मिडिल लेमिला। ये ग्लू है या होल्ड करता है टू नेबरिंग सेल्स को टुगेदर, या इनके बीच का एक थिन सीमेंट है जो कि बना होता है कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट। सेल वॉल क्यों बनी, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, ये बात, क्योंकि अपन ने तो जब मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सेल पढ़ा था तो अपन ने कहा था कि सेल होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं। क्यों नहीं होती, क्योंकि एनिमल्स में नहीं मिलती। यानी सर्वाइवल तो सेल मेम्ब्रेन से भी हो सकता था, सेल वॉल होना ज्यादा जरूरी नहीं था। पर क्या जरूरत पड़ी सेल वॉल है, तो कहानी को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि मैंने सेल वॉल के अंदर ये रही मेरे पास में, इसकी ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कौन है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर के दोनों के अंदर, वो है पीएम। इसका पीएम बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप मान लीजिए मैं हूं कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन चाहिए तो इसको अपने आसपास प्रोटेक्शन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट थी किसकी, सेल वॉल की। अब ये सेल वॉल का प्रोटेक्शन दो तरीके से हो सकता था बच्चे। एक तो ऐसा होता है कि सबसे पास में अपने एक सेल वॉल बनाता,
फिर एक और सेल वॉल बनाता, फिर एक और सेल वॉल बनाता, ऐसे करते करते ये होता। या फिर ऐसे होता कि सबसे बाहर एक सेल वॉल बनाता, फिर अंदर बनाता, फिर अंदर बनाता। तो सर ये मल्टी लेयर की जरूरत, बच्चों प्रोटेक्शन की जरूरत इसलिए पड़ रही थी ना, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां पर वो अपना सफिशिएंट काम नहीं कर पा रही थी, तो प्रोटेक्शन चाहिए था। कई जगह एक बार प्रोटेक्शन चाहिए था, एक सेल वॉल से काम चल रहा था, कई बार दो सेल वॉल से काम चल रहा था, कई बार तीन सेल वॉल की भी जरूरत पड़ी। तो प्रोटेक्शन की जो रिक्वायरमेंट इनको पड़ी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए पड़ी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितना भी मटेरियल भेजती है उसी से सेल वॉल बनती है। तो अब आप ही बताइएगा, अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन हूँ, मुझे सेल वॉल बनाना है, तो मैं पहले मटेरियल बनूंगा, पहली सेल वॉल बना लूंगा सबसे पास में, तो फिर क्या उसके बाहर वाली सेल वॉल बना सकता हूँ मैं? क्यों? क्योंकि सेल वॉल बन के तैयार हो गई, अब तो मटेरियल बाहर जा ही नहीं पा रहा है, तो मटेरियल बाहर नहीं जाएगा तो सेल वॉल नहीं बनेगी। सबसे बढ़िया काम क्या है, मैं सबसे पहले सबसे बाहर वाली सेल वॉल बनाऊँ। जब मैं सबसे पहले सबसे बाहर वाली सेल वॉल बनाऊंगा, तो उसके बाद में फिर अंदर बना सकता हूँ, फिर और अंदर बना सकता हूँ। तो ये पॉसिबल था कि मैं सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल वॉल बनाऊँ, फिर अंदर, फिर अंदर। तो कहानी क्लियर हुई हो? तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो ये सबसे आउटर मोस्ट सेल वॉल आपको दिखाई दे रही है, ये कोई दूसरी सेल वॉल नहीं, ये है इसकी प्राइमरी सेल वॉल। कौन है ये? इसकी प्राइमरी सेल वॉल। अगर मैं प्राइमरी सेल वॉल की अगर बात करूं, तो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है। प्राइमरी सेल वॉल की सबसे जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। साथ ही साथ में ये यूनिवर्सल, साथ ही साथ में ये क्या है, यूनिवर्सल लेयर है। सर आप तो कह रहे थे यूनिवर्सल तो सेल मेम्ब्रेन। अरे बच्चों मैं सेल वॉल में बात कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए यूनिवर्सल लेयर कौन सी है ऑल ओवर सेल्स में पूछा जाए, तो आंसर आएगा सेल मेम्ब्रेन। पर अगर सेल वॉल में पूछा जाए कौन सी ऐसी जो सभी सेल वॉल, सभी के सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, तो प्राइमरी सेल वॉल। अगर कोई छोटे से छोटा प्लांट भी होगा तो प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी, बड़े से बड़ा भी होगा तो प्राइमरी सेल वॉल। यानी प्राइमरी सेल वॉल तो सभी के पास है, पर यूनिवर्सल कवरिंग, यूनिवर्सल लेयर जो है वो कौन सी है, वो सेल मेम्ब्रेन। तो ये यूनिवर्सल लेयर फॉर फॉर सेल वॉल। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं बात करूं प्राइमरी सेल वॉल की, तो साथ ही साथ में प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ये फर्स्ट फॉर्म्ड लेयर है। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है सबसे पहले बनती है, इसलिए अपन इसको नाम देते हैं फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ग्रेजुअली डेमिनिस्ट होती है। बच्चों एनसीईआरटी की लाइन में ये ग्रेजुअली डेमिनिस्ट होती है, ग्रेजुअली डेमिनिस्ट होती है अगर सेल मैच्योर हो रही है। जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है वैसे वैसे ही ग्रेजुअली डेमिनिस्ट होती है। समझिएगा बात को। जब प्लांट छोटा था तो उसके पास में केवल प्राइमरी सेल वॉल थी, अभी तो वो धीरे 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 बड़ा हो रहा है। तो जब वो बड़ा हो रहा है तो उसको स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, जगह चाहिए, तो अंदर तो वो नई सेल वॉल बनाता जा रहा है ना। नई सेल वॉल बनाने का मटेरियल कौन भेज रहा है? याद करिए, मैं बोले तो कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर से मटेरियल भेज रही है तो उसके पास में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में नई कवरिंग बन रही है, नई सेल वॉल। तो बाहर वाली लेयर जो होती है वो उसकी टूटती जाती है। तो प्राइमरी सेल वॉल टूटती है जब प्लांट मैच्योर होता है, और नई सेल वॉल बनती है जिसका नाम है सेकेंडरी सेल वॉल। ये ग्रेजुअली डेमिनिस्ट होती जाती है। और साथ ही साथ में ये अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, और साथ ही साथ में इसके अंदर प्रेजेंट होता है कौन सा? पैक्टिन और प्रोटीन। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? पैक्टिन और प्रोटीन। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? ये बात हो गई प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल से अंदर चलते हैं अपन, समझना बात को। अगर प्राइमरी सेल वॉल से अपन अंदर की तरफ चले तो मेरे को एक और लेयर देखने को मिलती है, वो है मेरे पास में कौन? वो है मेरे पास में कौन? सेकेंडरी सेल वॉल। पर बच्चों ये ध्यान रखना कि सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो सिंगल लेयर नहीं होती कभी भी। यानी सेकेंडरी सेल वॉल जो आपको देखने को मिलती है ना, वो हमेशा मल्टी लेयर्ड में होती है। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि जो सेल वॉल आप यहाँ देख रहे हैं वो तो है एक S1, जो दूसरी आप देख रहे हैं वो है S2, और जो तीसरी सबसे अंदर आप देख रहे हैं वो है S3। तो ये जो S1, S2, S3 है, ये तीनों मिलकर ये बना रही है क्या मेरे पास में? सेकेंडरी सेल वॉल। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्ड इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल? तो पहला पॉइंट तो मेरे पास में क्या हो गया कि ये फॉर्म्ड होती है इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल,
पी का मतलब है प्राइमरी सेल वॉल। और क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये मल्टी लेयर्ड होती है, और मल्टी लेयर्ड में भी अगर मैं ये क्लियरली बोल दूं कि ये ट्राई लेयर्ड होती है तो कोई गलत तो नहीं होगा बच्चों। ट्राई लेयर्ड में भी अगर बात समझ पा रहे हो तो मैं ऐसा बोल दूं ये S1 होती है, S2 होती है और S3 होती है। अगर मैं बोलूं सबसे अंदर कौन सी होती है तो इनर साइड होती है S3, और सबसे बाहर की साइड कौन सी होती है S1। सबसे पहले बनाई गई होगी ना सबसे बाहर तो इसलिए S1, फिर बनाई गई होगी उसके अंदर S2, फिर अंदर बनाई गई होगी S3। अगर हम बात करें तो S2 में भी सबसे ज्यादा जो S2 होती है वो मेरे पास में कौन सी होती है, वो थिकेस्ट होती है। S2 कौन सी होती है मेरे पास में, थिकेस्ट। S3 जो होती है वो सबसे ज्यादा थिनेस्ट होती है। साथ ही साथ में बच्चों ये भी बनी होती है किसकी, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। इसकी बनी होती है हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन मैच्योर प्लांट। कहाँ पर प्रेजेंट होती है ये, मैच्योर प्लांट में। जो प्लांट मैच्योर हो चुके होते हैं उन्हीं के अंदर प्रेजेंट होती है कौन, सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों, जब प्लांट मैच्योर हो रहा होता है, यानी जो ग्रोइंग स्टेज में प्लांट होता है वहां पर प्राइमरी सेल वॉल। जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होगा प्राइमरी सेल वॉल टूटेगी और कौन सी सेल वॉल बनेगी, सेकेंडरी सेल वॉल। और सबसे लास्ट में आती है बच्चों एक और सेल वॉल, जो हालांकि हालांकि आपको डायरेक्टली तो याद नहीं रखनी पर कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी जाती है उसकी, इसलिए आप उसको याद रखिएगा। जो सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है वो होती है मेरे पास में सेकेंडरी सेल वॉल के भी अंदर की तरफ जो सबसे लास्ट में मिलती है आपको, वो है मेरे पास में कौन, टर्शरी सेल वॉल। कौन है बच्चों वो, टर्शरी सेल वॉल। टर्शरी सेल वॉल की अगर मैं बात करूं, टर्शरी सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो ये केवल और केवल मेरे को मिलती है ट्रैक्टिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। कहाँ, आप लिखेंगे अपने नोट्स में जरूर से, ट्रैक्टिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। और ये केवल और केवल अपने पास में बनी हुई होती है हेमिसेलुलोज और साथ ही साथ में जाइलोन की। किसकी बनी होती है, हेमिसेलुलोज और जाइलोन की। तो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट आप बताइए जो तीनों ही सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो क्या हेमिसेलुलोज प्राइमरी सेल वॉल के पास में था, बिल्कुल था। क्या हेमिसेलुलोज सेकेंडरी सेल वॉल के पास में था, बिल्कुल था। और टर्शरी सेल वॉल तो मेनली ही किसकी बनी हुई थी बच्चों, हेमी सेलुलोज की। तो हेमी सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो तीनों सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बच्चों आज मैं मानता हूँ यहाँ तक आपको कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करें। और साथ ही साथ में सेल वॉल की स्ट्रक्चर थोड़ी ध्यान से समझें। ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं सब एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है। तो आपको एनसीईआरटी में पैराग्राफ वाली बात पढ़ने की बजाय आप ऐसे स्लाइड में उसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक पढ़िए ताकि आपको चीजें याद रहे। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर।